हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और हाल ही फ़िलहाल कोई आपका एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 6 अक्टूबर 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगह से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि जिस प्रश्न का अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जिसे हाल ही में भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया है, किस द्वीप पर स्थित है? आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जिसे हाल ही में भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह नामित किया गया है, किस द्वीप पर स्थित है? पहला ऑप्शन है ग्रेट निकोबार, B ऑप्शन है लक्षद्वीप, C ऑप्शन है दमन और दीव, D ऑप्शन है पनबन। ठीक है, तो इसमें A ऑप्शन सही है, यानी कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के गैलेथिया खाड़ी पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह को नए भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया है। तो आप याद रखेंगे किस द्वीप पर स्थित है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मध्यकालीन शहर तुगनबुलक और तासबुलक किस देश में खोजे गए हैं? इसमें आपको ये बताना है, मध्यकालीन 2 शहर के नाम दिए गए हैं जिसमें तुगनबुलक पहला शहर है और दूसरा शहर है आपका तासबुलक। तो ये किस देश में रिसेंटली खोजे गए हैं, आपको यही बताना है। पहला ऑप्शन है कजाकिस्तान, B ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, C ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान और D ऑप्शन है किर्गिस्तान। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है तुगनबुलक और साथ ही साथ तासबुलक जो है उज्बेकिस्तान में खोजे गए मध्यकालीन शहर हैं। तो आपको याद रखना है कि ये उज्बेकिस्तान में है, यानी B ऑप्शन सही है। उज्बेकिस्तान में तुगनबुलक और इसी के साथ साथ तासबुलक ये मध्यकालीन शहर है, तो उज्बेकिस्तान में ये रिसेंटली खोजा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसमें आपको बताना है कि सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। पहला ऑप्शन है म्यांमार, B ऑप्शन है नेपाल, C ऑप्शन है थाईलैंड, D ऑप्शन है वियतनाम। तो आपको याद रखना है कि सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये अभ्यास दोनों देशों के बीच सेनाओं के बीच बटालियन स्तर पर द्विपक्षीय प्रशिक्षण आयोजित करता है। तो आपको सूर्य किरण का जिक्र आए तो याद रखना है कि सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इसमें B ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र रैंकिंग में कौन सा मुकाम हासिल किया है? इसमें आपको ये बताना है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का कौन सा रैंकिंग है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है शीर्ष 3 स्थान, B ऑप्शन है शीर्ष 5 स्थान, C ऑप्शन है शीर्ष 10 स्थान और D ऑप्शन है शीर्ष 15 स्थान। तो इसमें आपको याद रखना है कि भारत का समग्र रूप से देखा जाए तो 10वां स्थान हासिल किया है, जिसमें अगर हम टोटल मेडल की बात करें तो 22 मेडल भारत ने प्राप्त किया है, जिसमें 6 आपके गोल्ड मेडल हैं और 9 रजत पदक हैं और साथ ही साथ 7 कांस्य पदक हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 22 जो मेडल हैं भारत ने जीते हैं और भारत का समग्र रूप से देखा जाए ओवरऑल तो ये 10वां यहाँ पर स्थान है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आपको इग्नोर नहीं करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2025 में भारत का नया 1 दिवसीय कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न खेल जगत से और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको इसे याद रखना है। अक्टूबर 2025 में भारत का एक नया 1 दिवसीय कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, B ऑप्शन है श्रेयस अय्यर, C ऑप्शन है शुभमन गिल और D ऑप्शन है KL राहुल। तो इसमें आपको याद रखना है कि वनडे क्रिकेट में पिछले साल रोहित शर्मा फाइनल के कप्तान थे, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, और हार्दिक पांड्या उप कप्तान थे। लेकिन इस बार 2025 में शुभमन गिल कप्तान हैं और श्रेयस अय्यर उप कप्तान है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो C ऑप्शन सही है, शुभमन गिल। और उप कप्तान किसे नियुक्त किया गया है 2025 में? तो श्रेयस
श्रेयस अय्यर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ पर कप्तान की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास कोंकण 2025 किन दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? इसमें आपको अभ्यास कोंकण 2025 के बारे में बताना है कि किन दो देशों के बीच ये अभ्यास है। तो पहला ऑप्शन है भारत और फ्रांस, बी ऑप्शन है भारत और यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन है भारत और जापान, डी ऑप्शन है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अभ्यास कोंकण 2025 भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट। ठीक है, बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य रूप से किस उम्र में आवश्यक है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य किस उम्र में की आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन है 3 वर्ष और 10 वर्ष में, बी ऑप्शन है 5 वर्ष और 15 वर्ष में, सी ऑप्शन है 6 वर्ष और 12 वर्ष में, डी ऑप्शन है 7 वर्ष और 17 वर्ष में। तो आपको याद रखना है कि बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट 2 बार अनिवार्य है, जो कि पहली बार 5 वर्ष में होगा और दूसरी बार 15 वर्ष में होगा। यानी कि जब बच्चा 5 वर्ष का होगा तो बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है और दूसरा जब बच्चा 15 साल का होगा तो बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही है, 5 वर्ष और 15 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को अक्टूबर 2025 में किस उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसमें आपको ये बताना है कि भारत को रिसेंटली एक सम्मान दिया गया है जिसका नाम है ISSA पुरस्कार 2025। तो किस उपलब्धि के कारण भारत को ये सम्मान दिया गया है? पहला ऑप्शन है शिक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने के लिए, बी ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, या फिर डी ऑप्शन है डिजिटल, सी ऑप्शन है डिजिटल नवाचार में उत्कृष्टता के लिए, या फिर डी ऑप्शन है वैश्विक व्यापार में नेतृत्व के लिए। तो आपको याद रखना है कि भारत को अक्टूबर 2025 में सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो है ये बी ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो समाचार में देखा गया किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बताना है, जो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो आपको कुडनकुलम के बारे में याद रखना है कि ये जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नोगो वन्यजीव अभ्यारण्य जो खबरों में देखा गया किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? इसमें आपको नोगो वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बताना है कि रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो ये किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बी ऑप्शन है अमरकंटक, सी है नोकरेक, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, डी ऑप्शन है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको याद रखना है जो नोगो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जिसे 2003-4 में इस महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र में जोड़ा गया था। तो आपको याद रखना है कि किसमें ये पहला ऑप्शन है नीलगिरी बायोस्फीयर में नोगो वन्यजीव अभ्यारण्य इसका हिस्सा है। ठीक है, जिसे 2003-4 में महत्वपूर्ण संरक्षण के क्षेत्र में जोड़ा गया था। ये अभ्यारण्य कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। ठीक है, यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है और हाथियों की उच्च घनत्व वाली आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पर हाथियों की उच्च घनत्व वाली आबादी है, इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें नोगो वन्यजीव अभ्यारण्य इसका हिस्सा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है? इसमें आपको बताना है पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है, ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? पहला ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, बी ऑप्शन है पंचायती राज मंत्रालय, सी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, डी ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, यानी बी ऑप्शन सही है, यानी पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट पंचायती राज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि राज्यों में पंचायतों के हस्तांतरण और स्थिति का आकलन करती है। तो इसका पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट पंचायती राज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
शरद कमल जिन्हें हाल ही में संन्यास की घोषणा की है किस खेल से जुड़े हैं। इसमें आपको एक पर्सनालिटी का नाम दिया गया जिसमें आपको ये बताना है शरद कमल जो कि इन्होंने हाल ही में संन्यास दिया है तो ये किस खेल से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, बी ऑप्शन है टेबल टेनिस, सी ऑप्शन है मुक्केबाजी और डी ऑप्शन है कुश्ती। तो आपको याद रखना है शरद कमल जो कि एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें हाल ही में पेशेवर प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है। तो टेबल टेनिस ये खेल से संबंधित है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ग्रह आवृत्ति ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि वह कौन सा ग्रह है जिसे आवृत्ति ग्रह के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है शुक्र, बी ऑप्शन है बुध, सी ऑप्शन है मंगल और डी ऑप्शन है बृहस्पति। तो आवृत्ति ग्रह के नाम से शुक्र को जाना जाता है, आपको याद रखना है क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे निकटतम यानी निकट ग्रह है और घने बादलों की मोटी परत से ढका होता है जिसके कारण यह एक घूंघट या पर्दे में लिपटा हुआ प्रतीत होता है। तो अगर आपको कहीं भी एग्जाम में ऐसा आए कि आवृत्ति ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है, तो आपको शुक्र ग्रह का नाम याद रखना है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टीबी जांच में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को मिला है। इसमें आपको ये बताना है कि टीबी जांच के लिए यानी क्षय रोग टीबी जांच के लिए उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है ओडिशा, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो आपको याद रखना है तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान इनके द्वारा काफ़ी सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर परफॉर्मेंस किया गया जिसके लिए इन्हें यानी तेलंगाना राज्य को टीबी जांच में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। पेन्नायार नदी जल विवाद में कौन दो राज्य शामिल हैं। इसमें आपको पेन्नायार नदी जल विवाद के बारे में बताना है कि इनमें से यानी पेन्नायार नदी जल विवाद में कौन से दो राज्य शामिल हैं। पहला ऑप्शन है बिहार और झारखंड, बी ऑप्शन है तमिलनाडु और कर्नाटक, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, डी ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु। तो आपको याद रखना है पेन्नायार या पेन्नायार नदी जल विवाद जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच ये एक विवाद रहता है जो कि आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच, चूँकि जल बंटवारे और उपयोग को लेकर ये काफ़ी आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं जो कि आप न्यूज़ में देखते होंगे। यानी कि आपस में ये काफ़ी इन दोनों के बीच यानी तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच काफ़ी विवाद रहता है पेन्नायार नदी जल को लेकर। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो में किसी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।